मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन सभी टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे जो CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। अभी जस्ट कल की बात है, 8 दिसंबर को उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और असमय उनकी मौत हो गई। इससे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बात की जाए तो जितने भी वहाँ के लीडर हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है, और हमारे देश में तो ऐसी भी शोक की लहर ही है। उनका असमय चले जाना किसी भी देश के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे, नेता क्या बोले, उनको एक ऐसे लीडर बोल सकते हो, ऐसे लीडर। और कूटनीतिक स्तर पे भी बात करें तो कूटनीतिक स्तर में भी वो विदेशों में भारत के विकास और उनकी आकांक्षाओं के प्रति जो भी आगे भावी समस्याएं हैं उनके निदान की तरफ अग्रसर थे, और बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग थोड़ा उनके बारे में जानें कि कैसा उनका व्यक्तित्व था, और व्यक्तित्व में तो वो महान ही थे। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सी एक 20 सेकंड की वीडियो ये देखनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों ने वीडियो, उससे यही होता है कि उनका आकस्मिक रूप से चले जाना एक राष्ट्र के लिए कितनी बड़ी क्षति हो सकती है, ये समझ सकते हैं आप लोग। हालांकि उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन चरित्र की बात करें तो 16 मार्च 1958 को उनका जन्म हुआ था, रावत जी का, उत्तराखंड के पौड़ी में उनका जन्म हुआ था। और 8 दिसंबर 2021 को भगवान को प्यारे हो गए, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। इनकी बात की जाए तो ये भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे, जिन्हें CDS बोलते हैं, CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। इन्होंने 1 जनवरी 2020 से ही ये पदभार संभाला था। 1 जनवरी 2020 से CDS के पद पर नियुक्त हुए थे। ये CDS का जो पद है ये भी अभी हाल ही में निजात हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। और बात करें इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे, यानी अध्यक्ष थे, थल सेना के अध्यक्ष थे और उप प्रमुख भी रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई थी। हालांकि जो ये उनके अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वही मैंने जैसे बताया, पौड़ी एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और बहुत ही सामान्य जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं। हालांकि इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत जो थे ये भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी। और उसके बाद रावत जी की बात करें तो ये 1978 में अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी इन्होंने, तो 1978 में की थी। ये 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से सन 1978 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और अगर बात करें दूसरी सेवाओं की, तो दूसरी सेवाओं में ये 1979 में, यानी कि 1979 में इन्होंने पहली बार सेना को ज्वाइन किया था। ज्वाइन किया था। उस समय इनकी पोस्टिंग थी मिजोरम में थी। और जो कांगो देश है, अफ्रीकी देश है कांगो, तो कांगो में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग सेना होती है, फोर्स होती है, तो
उनकी अगुवाई भी कर चुके हैं, उनका नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और न सिर्फ प्रतिभाशाली बल्कि इतने दूरदर्शी थे कि आने वाले उनके जितने सारे आप कोटेशंस देखोगे, जितने भी आप स्पीचेस देखोगे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो तीनों सेनाएं थी, ठीक है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो पहले उनमें इतना सामंजस्य नहीं था, कहने का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन उनके आने से, चाहे वो जब थल सेना अध्यक्ष रहे हों, देन उसके बाद जैसे उन्होंने सीडीएस का पदभार संभाला था, उसके बाद से उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच में इतना सामंजस्य, इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर दी थी कि अभी उनकी फिलहाल मेन जरूरत अब थी। लेकिन होने को कौन डाल सकता है। लेकिन खैर इससे अगर बात करें तो 1 सितंबर 2016 को 1 सितंबर 2016 को ये पहली बार थल सेना के उप प्रमुख बने थे। जो थल सेना है हमारी, उसके उप प्रमुख बने थे, उप प्रमुख बने थे 2016 को। और 31 दिसंबर 2016 को, उसके बाद 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये क्या थे, थल सेना के प्रमुख थे, यानी कि थल सेना के ये अध्यक्ष थे। इन्होंने उस समय उत्तराधिकारी के रूप में किसका स्थान लिया था, दलवीर सिंह सुहाग जी का स्थान लिया था 31 दिसंबर 2016 से। और हालांकि जैसे ही इन्होंने थल सेना अध्यक्ष थे, देन उसके बाद सीडीएस का पदभार संभाला, तो जो ये थल सेना अध्यक्ष का पद वेकेंट रह गया था, तो उस समय फिर आ गए थे अपने जो एक वर्तमान समय में है नरवणे साहब, वो अभी फिलहाल हैं ही। और हो सकता है कि आने वाले समय में सीडीएस का पदभार उन्हें ही दिया जाए, नरवणे साहब को। अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ विशेष क्षेत्र में, स्पेशली बात किया जाए तो सेना के क्षेत्र में इन्होंने कई सम्मान भी जीते हैं, इन्हें सम्मान भी मिला है, कई सारे सम्मान के ये पात्र भी थे। जैसे बात करें तो एक है उत्तम युद्ध सेवा सम्मान, उत्तम युद्ध सेवा सम्मान, एक अति विशिष्ट सेवा सम्मान, अति विशिष्ट सेवा सम्मान, एक है विशिष्ट सेवा सम्मान, विशिष्ट सेवा सम्मान, और एक बात करें युद्ध सेवा सम्मान, युद्ध सेवा सम्मान। और भी बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं जिनके द्वारा इन्हें सुसज्जित किया गया था, और ये पात्र भी थे ऐसे सम्मान पाने के लिए, क्योंकि इतने ही प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर ये सम्मान ना पाए तो फिर क्या। लेकिन अब अगर हम इनके जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीडीएस से पहले ये क्या थे, अपने थल सेना अध्यक्ष थे। और उससे पहले अगर बात करें तो थल सेना के उप अध्यक्ष भी थे, यानी उप प्रमुख भी थे। उसके बाद सीडीएस का पदभार संभाला। अगर हम इनकी शिक्षाओं की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी उपलब्धि हासिल की थी। जो डीएवीवी है यूनिवर्सिटी, शायद इंदौर में है, तो डीएवीवी यूनिवर्सिटी यानी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, तो वहाँ से इन्होंने रक्षा और प्रबंध के क्षेत्र में एमफिल किया था, रक्षा और प्रबंध के क्षेत्र में एमफिल किया था। उसके बाद एक है मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय, तो मद्रास विश्वविद्यालय में भी इन्होंने स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के क्षेत्र में एमफिल किया था, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के क्षेत्र में। और 2011 में बात करें तो 2011 में चौधरी चरण विद्यालय है, महाविद्यालय है, तो वहाँ से सैन्य शिक्षा और सैन्य मीडिया में पीएचडी किया था। जो सैन्य मीडिया होती है उसके क्षेत्र में इन्होंने पीएचडी किया था, ठीक है। और प्रारंभिक रूप से इन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएशन भी किया था। अगर प्रारंभिक रूप से देखें तो इनका ग्रेजुएशन यानी स्नातक है, तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है तो वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। अब इनकी जो वाइफ थी उनका भी इनके साथ में ही देहांत हो गया था, वो भी साथ में ही थी, मिसेज मधुलिका रावत जी। तो
ये भी मधुलिका रावत जी भी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन एक है, वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, इनकी प्रेसिडेंट थी। ये एसोसिएशन जो संघ था तो ये मुख्य रूप से केंद्रित था जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य कर्मी हैं, तो उनके जो परिजन होते थे, ठीक है, परिजन, तो परिजनों, विशेष रूप से परिजनों के लिए कार्य करता था। तो उनकी ये प्रेसिडेंट थी, अध्यक्ष थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से युद्ध तो नहीं लड़ रही थी, लेकिन आंतरिक रूप से देखें तो ये किसी युद्ध से कम भी नहीं था कि वो जितने भी हमारे सैन्य अधिकारी होते थे उनके परिजनों से बातचीत, नेगोशिएट करती थी। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, उनकी जो भी भावनाएं होती थी, जो भी उनकी दिक्कतें होती थी, उनको समझती थी और अपने एसोसिएशन के माध्यम से उन्हें दूर करने या फिर कोई ना कोई जरूर ऐसा काम करती थी जिससे कि आने वाले समय में उनको ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सिर्फ हमारे बिपिन रावत जी, तो उनकी पत्नी जो वाइफ थी वो भी किसी योद्धा से कम नहीं थी। और हालांकि बात करें जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो इस दुर्घटना से पहले भी सन 2015 में बिपिन रावत जी के साथ ऐसी एक दुर्घटना हो चुकी थी, लेकिन भगवान ने साथ दिया कि उसमें बाल बार वो बच गए, सही सलामत आ गए, सही सलामत थे। 2015 में उस समय उनकी पोस्टिंग नागालैंड में थी, उनकी पोस्टिंग नागालैंड में थी और उस समय किसी ऑपरेशन के तहत या किसी ऑपरेशन के लिए वो जा रहे थे और उस समय वो जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम था चीता, ठीक है। हालांकि 2015 में जो चीता नाम का हेलीकॉप्टर था वो भी आधुनिक यानी मॉडर्न माना जाता था, ठीक है। उस समय ये मॉडर्न यानी आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता था। फिर भी हो सकता है संजोग कुछ ऐसा होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, विशेष रूप से मौसम की परिस्थिति को देखते हुए। उसके आगे तो सब कोई विवश है प्रकृति के आगे। तो इसी को देखते हुए उनके साथ भी 2015 में ऐसे हादसे हो चुके थे, लेकिन उस समय सही सलामत वो बच गए थे। लेकिन 8 दिसंबर को किस्मत ने साथ नहीं दिया और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी थी जिसके कारण वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। किंतु अगर बात करें बिपिन रावत जी की जो अभी डेथ हुई है रिसेंटली, तो इनकी तुलना कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक ताइवान के सेना प्रमुख थे, ताइवान के सेना प्रमुख थे जिनका नाम था शेन ई मिंग। ये ताइवान एक देश है, तो ताइवान के ये सेना प्रमुख थे। तो इनकी भी मौत ऐसे ही हादसे में हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाए तो शेन ई मिंग उनका नाम था, ताइवान के वो भी सेना प्रमुख थे। तो 2020 में अपने 7 अन्य अधिकारी या फिर ऑफिसर के साथ वो एक उनके हेलीकॉप्टर का नाम ब्लैक हॉक था, शायद ब्लैक हॉक, उनके हेलीकॉप्टर का नाम ब्लैक हॉक था। वो भी ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया था। उस समय उनकी आयु थी मात्र 62 साल की। हालांकि ये जो शेन ई मिंग थे ये बहुत ही बड़े चीनी विरोधी थे, यानी कि चीन की नीतियों और चीन की हड़प नीतियों के विरोधी थे। और ये खुद ताइवान के विकास और उसके स्वतंत्रता, जैसा कि आपको पता है कि ताइवान को चीन अपना क्या मानता है, उपनिवेश मानता है या फिर इसे हड़पने का उसका तो काम ही है कि करता रहता है। तो शेन ई मिंग ये बहुत बड़े चीनी विरोधी थे। तो 2020 में ऐसे ही उनकी भी मौत हो गई थी। ब्लैक हॉक उस हेलीकॉप्टर का नाम था और कुछ विषम परिस्थितियों में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अब इनकी बात करें, हमारे सीडीएस साहब जो थे बिपिन रावत जी, तो 8 दिसंबर 2021 को इनका हेलीकॉप्टर जो था वो तमिलनाडु के कुन्नूर के पास में, ये तमिलनाडु में है। ये एरिया पूरी तरह से अगर बात करें तो पूरी तरह से एक तो मौसम भी इस समय कैसा चल रहा है आप लोगों को पता है, पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है और वहाँ पास कोहरे धुंध, जिससे क्या होता है सामने विजिबिलिटी देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। किंतु अगर बात करें जो हेलीकॉप्टर था, जो आपका हेलीकॉप्टर था MI-17
V5 ये बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर था। इसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में या फिर युद्ध क्षेत्र में भी इसे उतारा जा सकता था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर सकता था। और अगर हम बात करें कि इनकी ये जो क्रैश हुआ तो ये एक्सीडेंटल था, आकस्मिक था या कुछ और था, इसके पीछे हालांकि जांच शुरू हो गई है। तीनों सेनाओं के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको जांच के लिए आदेश दे दिया गया है, तो जल्द ही बातें सामने आ जाएंगी। हालांकि मानवीय भूल की गुंजाइश तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े VIP लोग अगर जाते हैं तो उनमें अगर पायलट की बात की जाए तो उनसे तो चूक हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे इनकी पूरी चेकिंग हो जाती है हेलीकॉप्टर में जिसमें वो जाने वाले होते हैं, उसके बाद ही हरी झंडी मिलती है कि हाँ आप इसमें जा सकते हो, तो मानवीय भूल की गुंजाइश कम ही है। हो सकता है कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ऐसा कुछ हुआ हो। हालांकि एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि यही हेलीकॉप्टर किसी धुंध में गायब हो गया था, तो हो सकता है ATS से उसी समय संपर्क भी टूट गया था, ATS से संपर्क टूट गया था जिससे उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो हो सकता है इनकेस कि वो हेलीकॉप्टर कहीं उतरने के लिए जगह खोज रहा था, इधर उधर भटक रहा था, उसी के चलते ही ऐसा हादसा हुआ हो। और जो बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही जांच पूरी होगी या जांच में कुछ सामने आएगा तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी जैसे मृत्यु हुई थी उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सीडीएस साहब थे बिपिन रावत जी, इनकी भी, हालांकि इनकी आयु 63 साल थी, ये अभी 63 साल के थे जैसे इनकी मृत्यु हुई है। और वो जो ताइवान के थे उनकी उम्र 62 वर्ष की थी। हालांकि दोनों, अगर हम बात करें सीडीएस साहब की बात करते हैं तो बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही दूरदर्शी और अनुभवी व्यक्ति थे। ये किसी भी क्षेत्र में इनके जितने सारे आप स्पीचेस देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बात करते थे कि आने वाले 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है तो हमें कैसी रणनीति बनानी होती है, हम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध को सफल बनाएंगे। तो इस आधार पे उन्होंने बताया था और बहुत सारी उन्होंने ऐसे इंस्पिरेशन, आप वीडियो देखिए उनका और उससे आपको ज़रूर पता लगेगा कितने इंस्पायर व्यक्ति थे कि उनसे आप बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। और इन्होंने युद्ध के क्षेत्र में एक नया आयाम भी दिया था कि इन्होंने युद्ध के लिए न सिर्फ हथियार बल्कि जैविक हथियारों के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कमांड थिएटर की बात की थी। कमांड थिएटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी हमारे सीडीएस साहब की थी, क्योंकि अभी ये बातें चल ही रही थी कि आकस्मिक रूप से उनका चले जाना कहीं ना कहीं तीनों सेनाओं के बीच जो भी सामंजस्य बना था तो उस स्थिति में उनकी ज़रूरत बहुत थी। कमांड थिएटर में मुख्य रूप से यही होता था कि तीनों सेनाओं को एक सामंजस्य रूप में रखा जाए और किसी भी विषम परिस्थिति में मिलजुल कर कार्य कैसे किया जाए, और जो आपसी सामंजस्य, जैसा बोलते हैं कि एकता में ताकत होती है, उसी के आधार पर ये अपना काम भी कर रहे थे। और बहुत ही काफ़ी दिनों से इस विषय में, इस बारे में वो मतलब बात भी कर रहे थे और सरकार भी कमांड थिएटर के रूप में उन्हें स्वीकृति दे दी थी कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि जब से वो पदभार संभाला है, चाहे वो थल सेना के उपाध्यक्ष रहे हों या फिर अध्यक्ष रहे हों या फिर सीडीएस के रूप में उन्होंने पदभार संभाला, तो चाहे ये सीडीएस के रूप में रहे हों, तब से इन्होंने प्रयत्न किया है तीनों सेनाओं के आपसी सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन की, कि साथ साथ मिलजुल कर बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यों को अंजाम दे सके और अपने मुकाम तक पहुंच सके। और जब से इन्होंने इस पदभार संभाला तब से अगर देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में भारत एक उभरता हुआ नया चेहरा सामने आया है। अगर रक्षा बजट की बात की जाए और उन्नत हथियारों की बात की जाए, हथियार डील्स की बात किया जाए, हालांकि खुद कूटनीतिक स्तर में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कूटनीतिक स्तर पे इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की थी। स्पेशली सेना के नज़रिए से देखा जाए तो सेना को कैसे मजबूत बनाना है, उन्हें किस किस्म की हथियार चाहिए, कैसा उन्हें वेपन्स चाहिए, क्या उन्हें रिक्वायरमेंट है, नाइट विजन के रूप में अगर देखें तो कैसे उनको रखना है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारी ऐसे ज़रूरतें थी जिनको पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर थे। और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इनके वर्चस्व का गुणगान गाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब तो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 8 दिसंबर 2021 को अब उनको हम लोग नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, या फिर अब हमारे बीच में नहीं है वो, लेकिन जरूर देश के प्रति उनकी राष्ट्र भावना और उनका समर्पण जरूर देश याद रखे। देश नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, उनके योगदानों को संजोए रखेगा।
और 8 दिसंबर को ही उनका देहांत हो गया था। और उस चौपर में हालांकि बैठे हुए 14 लोग थे, टोटल 14 लोग थे, तो सभी लोगों का जो है आकस्मिक रूप से निधन हो गया था। साथ में इनकी वाइफ थी मिसेज मधुलिका रावत जी, उनका भी देहांत हो गया था। और कर्नल थे एक, उनका भी देहांत हो गया। तो जितने सारे लोग थे, तो आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया था। बस यही है कि बिपिन रावत जी के जो भी योगदान हैं देश के लिए, उन्होंने जो किया है, वो अपने आप में गर्व की बात है। और हम आशा करते हैं कि देश इस शोक से जल्द ही उबर पाएगा और आने वाले समय में जो भी सीडीएस के उत्तराधिकारी होंगे, जो भी अपने रक्षा प्रमुख बनेंगे, वो भी इन्हीं के आदर्शों और मानदंडों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ मुझे कहीं कहीं लगता है कि जो थल सेना प्रमुख है मुकुंद नरवणे जी, उनको भी अगला सीडीएस बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस बात की ओर जरूर इशारा किया गया था सरकार की ओर से। हालांकि अभी ये दुख की घड़ी है, तो इस समय कुछ ऐसी चीज़ें जरूर नहीं की जा रही हैं कि हमें किसको पदभार देना है, किंतु सीडीएस का पद तो वेकेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में या कुछ दिनों में ही जरूर इसकी घोषणा हो जाएगी कि आने वाले हमारे उत्तराधिकारी सीडीएस के कौन से होंगे। तो रावत जी के बारे में बस इतना ही, और तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल अनिल के स्टडी। धन्यवाद। जय